प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आजकल एग्ज़ाम के दौर में बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं और मैं ये संगीत का सिलेबस उनके लिए एक इजी वे में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कुछ आपकी ताल की वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं और अब मैं ऑडियो बनाकर आपको राग भैरव उसका परिचय और राग भैरव की स्वर लिपि दोनों में शेयर कर रही हूँ आपसे। पहले आप राग के जो पॉइंट्स हैं आप उसको समझेंगे और आपको उससे जल्दी इसका जो परिचय है, इसके डिस्क्रिप्शंस है, आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको राग भैरव का जो परिचय है वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है थाट। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि थाट क्या होता है, जिनसे रागों की उत्पत्ति होती है। हमारे 10 थाट हैं जिनसे रागों की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये थाट भैरव भी है और थाट राग भी है। तो ये थाट भैरव से ही भैरव राग की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये जो भैरव थाट है, जब सेम नाम के थाट से राग की उत्पत्ति होती है तो उसे हम आश्रय राग भी कहते हैं, यानी स्पोर्टर है उसका। तो इसलिए हम इस भैरव थाट को हम आश्रय राग भी कहेंगे। अगला पॉइंट है स्वर। इस राग में रे और धा स्वर कोमल लगते हैं और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। अब ये कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर जो हैं, ये आप पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं। हमारे टोटल 12 स्वर हैं, जिनमें से 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र, टोटल कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं और इन 12 स्वरों पे हमारा पूरा शास्त्रीय संगीत आधारित है। तो इस राग में रे और धा स्वर कोमल लगते हैं। अगला पॉइंट है जाति। जाति क्या होती है? राग में लगने वाले स्वरों की संख्या का जो बोध कराए उसे हम जाति कहते हैं। यानी किसी भी राग में मिनिमम 5 स्वर और मैक्सिमम 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और जिन रागों में 5 स्वर लगाए जाते हैं उनकी जाति आड़व कहलाती है, जिनमें 6 लगते हैं उनकी षाड़व कहलाती है, जिनमें 7 स्वर लगते हैं उनकी संपूर्ण कहलाती है। एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगी, हर एक राग में आरोह अवरोह 2 चीज़ें होती हैं और पहले हम आरोह को देखते हैं कि आरोह में कितने स्वर लगे, फिर अवरोह में देखेंगे कितने स्वर लगे। तो ये राग भैरव के आरोहों में भी 7 हैं और अवरोहों में भी 7 हैं। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये संपूर्ण जाति का राग है, क्योंकि इसके आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वरों का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है वादी संवादी। वादी स्वर क्या होता है? जो राग का सबसे प्रमुख स्वर है, जिसे हम राजा की संज्ञा भी देते हैं कि ये राग का जो वादी स्वर है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला, जिसे हम राजा की उपाधि देते हैं। इसके बाद है संवादी स्वर। संवादी जो वादी से कम, जिसको हम मंत्री की संज्ञा भी देते हैं कि इसको मंत्री बोला जाता है, जो वादी स्वर से कम प्रयोग होता है उसे हम संवादी स्वर कहलाते हैं। तो इस राग का वादी स्वर यानी मुख्य स्वर कौन सा हुआ? धा, और संवादी स्वर क्या है? रे। तो अगला पॉइंट है गायन समय। हर एक राग का एक गायन का समय निश्चित किया गया है, वो आपका एक टॉपिक भी है, रागों का समय सिद्धांत। तो उस स्वरों को देखते हुए इनके टाइम बाउंड किया जाता है कि इसका गायन समय ये है। तो राग भैरव का जो गायन वादन का समय है वो प्रातःकाल 4 से 7 बजे तक गाया बजाया जाता है और यानी इसको प्रथम पहर भी बोला जाता है। दिन के प्रथम पहर में इसका गायन समय माना जाता है। अगला पॉइंट है अंग। हमने ये देखा कि वादी स्वर इसका धा है, वो अंग कैसे डिसाइड करेंगे? हमने सारे गामा पाधा नीसा इसके 2 पार्ट कर दिए। पहला पार्ट क्या हुआ? सारे गामा। अगला पार्ट पाधा नीसा। अब हमने ये देखना है कि इस राग का वादी स्वर कौन से पार्ट में से है, पूर्वांग में से है या उत्तरांग में से है। पहला पार्ट पूर्वांग कहलाता है और दूसरा भाग उत्तरांग कहलाता है। जो पहला भाग है पूर्वांग,
अगर उसमें से वादी स्वर है तो वो पूर्वांग अंग का कहलाएगा। अगर वादी स्वर उत्तरांग में से है तो वो उसका अंग क्या होगा, उत्तरांग। तो अब हमने ये देखना है कि राग भैरव का वादी स्वर कौन से पार्ट में से है, यानी उत्तरांग में से है। धा स्वर वादी है, तो इसलिए इसको हम कौन से अंग का मानेंगे है, इसको उत्तरांग अंग का। अगला पॉइंट है न्यास के स्वर। जिन पे ठहराव दिया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, न्यास के स्वर। सा रे पा धा, ये है इसके न्यास के स्वर, जिनमें से रे और धा कोमल स्वर लगते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रकृति इसकी क्या है। ये गंभीर प्रकृति का राग है। किसी की चंचल प्रकृति होती है, मैक्सिमम जो कोमल स्वर लगते हैं तो वो गंभीर प्रकृति के राग माने जाते हैं। तो ये राग भैरव भी गंभीर प्रकृति का राग है। तो अगला पॉइंट आता है विशेषता। इसमें बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, ध्रुपद, दमार आदि गाए जाते हैं। इस राग का जो मंद्र सप्तक के स्वरों में अधिक विस्तार किया जाता है। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सप्तक की वीडियो आपसे पहले शेयर की गई है कि ये मंद्र सप्तक जो सबसे नीचे गाए जाते हैं, मध्य सप्तक मंद्र सप्तक से दुगनी ऊंची आवाज़ के, और मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची आवाज़ के तार सप्तक। तो इसका जो चलन है मैक्सिमम मंद्र सप्तक में ज़्यादा होता है। और इसमें बड़े ख्याल, हम इस राग में छोटा ख्याल तो हम गाएंगे अभी, इसमें बड़ा ख्याल भी गाएंगे, इसमें हम तराना भी गाएंगे। तो इसलिए इसकी विशेषता है कि इस राग में हम बड़े ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार सब कुछ गा सकते हैं। अगला पॉइंट है सम प्रकृति राग। सम प्रकृति, सेम नेचर वाले राग, यानी जिसकी साथ इसकी प्रकृति सेम मिलती है, उन रागों के नाम बताएंगे। राग का लिंगड़ा और रामकली इसके सम प्रकृतिक राग हैं, और इन दोनों रागों की छाया से इसे बचाना होता है, क्योंकि इन दोनों के स्वर लगभग एक ही हैं, किंतु इनका जो चलन है वो अलग अलग है। एक पॉइंट आता है कि रेधा स्वर का प्रयोग। इस भैरव राग में कोमल रेधा का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों स्वर आंदोलित होते रहते हैं। आंदोलन कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। गम धा धा पा, गम रे सा। तो ये क्या है, आंदोलन। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो आप एग्ज़ाम में लिखना भी नहीं भूलेंगे। ये दोनों स्वर आंदोलित होते हैं। तो इन दोनों स्वरों पर राग की पूरी सुंदरता निर्भर करती है। अगला पॉइंट आता है कि इसमें विवादी स्वर। भैरव राग के अवरोहों में कोमल नी स्वर का प्रयोग विवादी स्वर के नाते होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विवादी स्वर होता क्या है। विवादी स्वर पहले अभी मैंने बताया कि वादी स्वर, फिर संवादी स्वर, इसके बाद आता है अनुवादी स्वर। पहले वादी स्वर जो राग का सबसे प्रमुख स्वर, संवादी स्वर जो उससे कम यूज़ होता है, और अनुवादी स्वर जो इनको फॉलो करके उसके बाद प्रयोग किया जाता है। विवादी स्वर क्या होता है, वह स्वर जो वर्जित होते हुए भी, ना लगते हुए भी राग में कभी कभी हम राग में उसका प्रयोग कर लेते हैं। अगर इसको बड़ी कुशलता से, बड़ी निपुणता से अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये राग की सुंदरता बढ़ा देता है। अगर हम बिना सोचे समझे उस राग का, उस वर्जित स्वर का प्रयोग कर लें तो वो राग की सुंदरता को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए हम विवादी स्वर को शत्रु तुल्य भी कहते हैं। तो इसलिए विवादी स्वर को प्रयोग करने से पहले ध्यान से सोचें, समझें और तब इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है आरोह। आरोह क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी चढ़ते क्रम को हम आरोह कहते हैं, उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। अब इसका जो आरोह है मैं आपको थोड़ा सा इसी के साथ ही बता रही हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा, ग म धा धा पा, ग म रे सा। तो ये आरोह क्या हुआ,
ये जाति भी संपूर्ण है, इसमें सभी स्वर लगे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं, उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं, और पकड़ क्या होता है? वह स्वर समुदाय जिससे राग को पहचाना जाए वो पकड़ कहलाता है। क्योंकि आरोह अवरोह तो बहुत सारे रागों के हम मिलते जुलते भी हो सकते हैं, जो चलन अलग हो जाता है। तो ये जो पकड़ है, जिससे राग की खास पहचान होती है कि इसकी पकड़ दूसरे रागों से बिल्कुल अलग होती है, तो इसे हम कहते हैं पकड़। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये राग भैरव का परिचय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके बाद स्वर विस्तार भी आपके राग में आ सकता है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और वो स्वर विस्तार क्या होता है? स्वर विस्तार यानी स्वरों को कैसे एक्सपेंड करते जाएं, उनके स्वरों को, राग में लगने वाले स्वरों को गाकर लिखकर अपने माइंड में बिठाना है, किस राग में कौन कौन से स्वर लग रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कैसे भी उन स्वरों को अपने मन मस्तिष्क में बिठाना है। उसके बाद हम राग गाने की तैयारी करते हैं कि ये राग अच्छे से गाया जाए, ताकि उनके स्वरों को अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं, और उसके बाद हम राग गाना शुरू करें। तो ये था आपका राग भैरव। मुझे उम्मीद है कि आप इससे पढ़ोगे, सुनोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं अगले रागों का परिचय भी इसी तरह से मैं आपके ऑडियो से डालूँगी मैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके मुझे ये भी बताना है कि आपको क्या समझ नहीं आया, तो मैं कमेंट्स बॉक्स में आपका रिप्लाई करूँगी। और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सब बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे राग बागेश्वरी का। धन्यवाद।